नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, रोजाना लेकर आते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए 6 से 7 बजे के दौरान, जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण विषय शामिल करते हैं और उसके संदर्भ में अगर आपके पास कोई सवाल होते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञों से आप हासिल कर सकते हैं। आज के इस अंक में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। आज के हमारे इस अंक में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर और साथ ही गन्ना फसल प्रबंधन पर भी हम आपको जानकारी देंगे। तो आज के हमारे जो दोनों ही विषय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास कोई भी सवाल है, किसी भी समस्या का आप समाधान चाहते हैं तो बेझिझक आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113-060, 1800-113-061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवालों के जवाब हमसे जान सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर ए.के. मिश्रा, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो किसान में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद जी। तो बिल्कुल हमारे किसान भाइयों बहनों, हमने आपको बता दिया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और साथ ही साथ गन्ना फसल प्रबंधन पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। किसी भी तरह की जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं इन विषयों के संबंध में, कोई समस्या आ रही है आपको इस योजना के लाभ लेने में, या फिर गन्ने की फसल की आपको कुछ बात जाननी है, कुछ समस्या आ रही है, कोई बीमारी है, कोई कीड़ा लग गया है, बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जानकारी हमने आपको दे दी है, तो आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ आइए हमारी चर्चा की यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे डॉक्टर मिश्रा का। डॉक्टर मिश्रा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि विख्यात योजना है, बहुत लोग जानते हैं लेकिन अभी भी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप यही बता दें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है क्या और किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई? जी देखिए, ऐसा है कि सन 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रावधान किया गया। और इसके उद्देश्य ये थे कि जो 2 या 3 मंत्रालय जो जल के ऊपर कार्य कर रहे थे अलग अलग, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को एक जगह पे ला करके और हमारे देश में हर खेत को पानी सुनिश्चित करना, ये इस योजना का मोटिव रहा। सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहा कि हर खेत को जल, अर्थात जैसा कि हम बहुत दिनों से सुनते और समझते आते रहे हैं कि हमारे देश में लगभग 45% सिंचित क्षेत्र है और बाकी का क्षेत्र असिंचित है। तो वो एक मानसून का जुआ बोलते थे उसको दूर करने का पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है इस योजना के द्वारा, और इसमें हम हर खेत को पानी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे कि पूरा का पूरा हमारा कृषि का क्षेत्र सिंचित बन सके। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हर खेत को पानी मिल सके और साथ ही साथ एक और नारा हम इसका कह सकते हैं, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। जी हाँ, हर बूंद से आपको अधिक उपज मिले यहाँ पर फसलों की, यही उद्देश्य है इस योजना का। हर जगह पर खेती के लिए पानी उपलब्ध हो, लोगों को मानसूनी वर्षा का इंतजार ना करना पड़े, यही उद्देश्य है इस योजना का। लाभ ले रहे हैं बहुत सारे किसान, जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। किस तरह के कदम आपको उठाने हैं जानकारी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। जल के बिना खेती किसानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई योजनाएं लागू की। सरकार के लिए जल संरक्षण और इसका प्रबंधन प्राथमिकताओं में रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने मानसून पर खेती की निर्भरता कम करने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है। केंद्र सरकार इस योजना के कुल संभावित खर्च का 75% हिस्सा वहन करती है, बाकी बोझ राज्य सरकारें उठाती हैं। वो कृषि क्षेत्र जो ऊंचाई वाले स्थान पर है,
उसके लिए केंद्र सरकार 90% खर्च और राज्य सरकारें 10% खर्च वहन करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं। इस योजना के तहत कृषि योग्य भूमि का विस्तार और विस्तारित भूमि के लिए सिंचाई का प्रबंधन भी किया जा रहा है। जलाशयों को दोबारा भरना, वर्षा जल का संचयन, पानी के बहाव को रोककर उपयोग में लाना, ड्रिप और स्प्रिंकलर कार्यक्रम को लागू करना भी इस योजना का उद्देश्य है। साथ ही सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों में सटीक होने की क्षमता को बढ़ाना, किसानों की आय में भी बढ़ोतरी करना और बाढ़ एवं सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम करना भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और गन्ने की फसल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से। डॉक्टर शुक्ला, गन्ने की फसल की अगर हम बात करते हैं तो इसे नकदी फसल कहा जाता है। इसकी खेती कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम बात करते हैं अच्छी आमदनी हासिल करने की? तो किस तरह की हमें यहाँ पर खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? नमस्कार किसान भाइयों, मैं जैसा कि आप बता रही हैं कि और ये सही बात है कि गन्ना एक नकदी फसल है जी। और इसको जो है सीधे काट के सीधे मिल में दिया जाता है और किसान भाइयों को सीधे पैसा प्राप्त मिल जाता है। और ये भारतवर्ष में, अपने देश में लगभग 50 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है और 400 मिलियन टन इसका उत्पादन होता है, जबकि उत्पादकता इस समय 80 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हो गई है जी। तो पिछले 5 वर्ष में अगर हम देखें तो गन्ने की उत्पादकता में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है और जिसमें चीनी की रिकवरी जो परसेंटेज है, चीनी का परता, वो भी बहुत बढ़ा है। तो इससे किसानों को भी बहुत फायदा हुआ है क्योंकि वो उनको उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है और जो चीनी मिल को भी फायदा हुआ है। इस समय अगर हम बात करते हैं कि किसानों को गन्ना किस प्रकार से फायदेमंद हो सकता है, तो पहली चीज तो ये है कि गन्ना एक जब लंबी अवधि की फसल है तो इसमें अंतर फसल की खेती भी की जाती है, तो दूसरी फसल की भी खेती ले सकते हैं। और जो डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण की बात करते हैं, तो उससे किसान की आमदनी बढ़ सकती है, जो कि दूसरी फसल 3-4 महीने में उससे पैसा मिल जाता है और गन्ना 1 साल बाद देता है जी। और उसके बाद अगर हम इस समय किसान की बात करें तो जो ये इस समय अगस्त का महीना है, तो इस समय जो किसान की गन्ने की समस्या जो होगी, हो सकता है उसके यहाँ खरपतवार की समस्या हो, कीट की समस्या हो, सिंचाई जल की समस्या हो और जल निकास की भी समस्या, क्योंकि कहीं कहीं देख रहे हैं कि इस समय बहुत ज्यादा बरसात हो रही है जी, बरसात हो रही है जी। तो इस समय जो मुख्य चीजें हैं, जल की निकास की समस्या हो सकती है, गन्ने की इसलिए बधाई भी आवश्यकता है और जो सूखी पत्तियां होती हैं, गिरती जाती हैं जब पानी बरसता है, तो उसको बिछावन उसी में खेत में बिछा देना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर किसानों को इस समय ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे हम डॉक्टर शुक्ला, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को एक खास रिपोर्ट है हमारी, वो दिखा देते हैं। गन्ना हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और गन्ने की अच्छी उपज के लिए फसल प्रबंधन बहुत जरूरी है। वर्षा न होने की स्थिति में गन्ने की फसल में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। हल्की मृदा वाले क्षेत्र में फसल को गिरने से बचाने और देर से फूटने व कल्लों को निकलने से रोकने के लिए वर्षा प्रारंभ होते ही पौधे की जड़ों पर अच्छी तरह मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। इस महीने में गन्ने को बांधे जिससे फसल गिरने से बचे। फसल गिरने से उपज और गन्ने में शक्कर की मात्रा दोनों कम हो जाती है। पौध संरक्षण पर पूरा ध्यान दें क्योंकि इस महीने कीट पर रोक लगने की आशंका रहती है। अगस्त में गन्ने पर चढ़ने वाले खरपतवार जैसे आइपोमिया किस्म की बेल की बढ़वार होती है, इसे खेत से उखाड़ कर फेंक दें। वहीं गुरदासपुर भेदक कीट के प्रकोप से भी गन्ने की फसल को बचाए। इस कीट की सुंडी ऊपर से दूसरी या तीसरी पोरी में प्रवेश कर अंदर से गन्ने को खोखला कर देती है। इस कीट की रोकथाम के लिए गन्ने की सूखी पत्तियों को काटकर अलग कर देना चाहिए। वहीं गन्ने में पत्ती के लाल धारी रोग का प्रकोप होने पर गन्ने की पत्तियों पर लाल रंग की धारियां निचली सतह पर पड़ जाती है। ज्यादा प्रकोप होने पर पूरी पत्ती लाल हो जाती है। पत्तियों का क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है।
और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लाल सड़न रोग होने पर ऊपर से तीसरी तथा चौथी पत्ती सूखने लगती है। इसके साथ ही पत्ती के बीच की मोटी नस में लाल या भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। गन्ने को बीज से चीरने पर गुदा मटमैला लाल दिखाई पड़ता है, जिसमें से सिरके जैसी गंध आती है। पत्ती में लाल धारी और लाल सड़न रोग की रोकथाम के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का ही चयन करना चाहिए। तो अभी आपने एक और खास रिपोर्ट देखी जो कि थी गन्ना फसल प्रबंधन पर। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर आपको हम बता चुके हैं और समय समय पर टीवी स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं हमारे टोल फ्री नंबर। इन्हीं पर आपको कॉल करना है और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर मिश्रा, आपने बताया कि इस योजना की शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ की गई थी कि हर खेत को पानी मिल सके, जो असिंचित क्षेत्र भी है वहां पर भी किसी भी तरह की समस्या न आए पानी की कमी के चलते। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस योजना के अंतर्गत किस तरह की पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कम जल में अच्छी तरह से हमारे जो किसान हैं सिंचाई कर सकते हैं। जी देखिए किसान भाइयों, इस योजना में 4 मेजर कंपोनेंट थे। बेसिकली जब ये योजना लाई गई तो 3 मंत्रालयों के जो प्रोग्राम थे, एक मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, इसका एक प्रोग्राम था AIBP, और दूसरा एक मिनिस्ट्री ऑफ लैंड दिस रूरल डेवलपमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स का एक इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हुआ करता था, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में एक नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन। 3 प्रोग्राम ऐसे थे जो अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा लागू किए जा रहे थे, लेकिन इनको इकट्ठा एकत्रित करके ये जो हमने अभी आपसे बताया था कि मुख्य मोटो जो था हर खेत को पानी, हर खेत को सिंचित बनाना। दूसरा एक है कि जो हमारे गिरते जा रहे जलभृत हैं उनको पुनर्भरण करना, और तीसरी ये था कि हमें फील्ड लेवल पर इरिगेशन एफिशिएंसी बढ़ाना और इसमें कि उन्नत तकनीकियों का प्रयोग करके, जिसमें कि माइक्रो इरिगेशन में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे ऊपर हैं, जिनकी इरिगेशन या सिंचाई की दक्षता बहुत ज्यादा थी, उनके प्रयोग से कम जल से अधिक फसल, यानी कि आपने जैसे बताया था मोर क्रॉप पर ड्रॉप के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये पूरी की पूरी योजना इस तरह से बनाई गई कि एक विभाग सिंचाई के जल को खेतों तक पहुंचाने का काम करे, दूसरा विभाग जो हमारे पास जो वर्षा जल उपलब्ध है उसको एकत्रित करे और उससे भी सिंचाई के साधनों को बढ़ाए, यानी कि रिसोर्स को बढ़ाए, दूसरा उसी से जो रिचार्ज बढ़ाए, जो ग्राउंड वाटर अभी कम होता जा रहा था, और तीसरा ये बताया गया कि अगर हम इरिगेशन दक्षता बढ़ाएंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग इरिगेशन में जो दक्षता है, सिंचाई की दक्षता अगर 10% बढ़ा दी जाए तो लगभग 14 मिलियन हेक्टेयर और हम सिंचित क्षेत्र पैदा कर सकते हैं अपने देश में उसी जल से। तो इन्हीं सारे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ये योजना बनाई गई और लागू की जा रही है। और लागू करने में ऐसा है कि इसको और जानकारी आपसे लेंगे डॉक्टर मिश्रा। आपको माफ कीजिएगा, रोक रहे हैं यहाँ पर। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं, फिर इस संदर्भ में जानकारी आपसे हम हासिल करेंगे कार्यक्रम के दौरान। मध्य प्रदेश से एक किसान भाई हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 भैयालाल कुशवाहा जी, आपको आवाज मिल रही है? जी अपना सवाल पूछिए। आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए। हेलो जी अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं गन्ना लगाना चाहता हूँ, तो मध्य प्रदेश में कौन सी फसल अच्छी रहेगी? जी गन्ने की आप खेती करना चाहते हैं। डॉक्टर शुक्ला क्या कहेंगे आप? राजगढ़ मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं हमारे किसान भाई, गन्ना लगाना चाहते हैं तो किस किस्म का ये चयन कर सकते हैं? अभी जो मध्य प्रदेश में बता रहे हैं कि लगाने के लिए जो गन्ना लगाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है, अब मुझे ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है, राजगढ़ से बात कर रहे हैं ये। जी तो ऐसा है कि अभी तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि अभी इस समय है इनके पास, और ये अक्टूबर में शरदकालीन गन्ना लगाएं। तो शरद काल में जब गन्ना ये लगाएंगे तो अक्टूबर में अर्ली वैरायटी लगाएं,
और जो हमारे यहाँ की जो अर्ली वैरायटी है, जो वहाँ के लिए भी, जो एरिया के लिए, जो मध्य प्रदेश के लिए, जो वैसे वहाँ CO 86-032 जो वैरायटी चलेगी, बहुत अच्छी चल रही है। और उधर COM 0265 है वैरायटी, वो भी अच्छी चल रही है। एक CO 06022 है, तो ये अच्छी चलेगी। COPK 5191 भी वैरायटी है, वो भी अच्छी चलेगी। अक्टूबर में ये खेत तैयार करें और अक्टूबर में शरद काल में गन्ना लगाएं। अब अगर इनके यहाँ शुगर मिल है तो वो अगले नवंबर तक वो उसको गन्ना चीनी मिल में दे सकते हैं, नहीं तो उसके लिए गुड़ के लिए भी कर सकते हैं। तो बहुत गुड़ के लिए भी ये गन्ने की खेती कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर और बहुत क्षेत्र में गुड़ के लिए बहुत अच्छी खेती की जा रही है। हमारे यहाँ से भी लोग संपर्क में हैं और वहां पर जो सेंटर भी है पवार खेड़ा में, हमारे यहाँ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड का सेंटर है। अगर इनके पवार खेड़ा इनके पास पड़ता हो तो वो वहां से भी संपर्क कर सकते हैं कि बहुत अच्छा गन्ने के बारे में वहां से बीज भी ले सकते हैं अगर ये चाहें। जी बिल्कुल। तो आपको किस जगह पर संपर्क करना है और कौन कौन सी किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं शरदकालीन गन्ने की बुआई के लिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर मिश्रा हमें जानकारी दे रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में, उन्हीं से और हम बातचीत करते हैं। बताएं डॉक्टर मिश्रा। जैसा कि मैं किसानों को बता रहा था कि अभी तक हमारे देश में जो सिंचाई की जो विधियां हैं किसान भाई जो लगाते हैं वो है वाइल्ड फ्लडिंग, मतलब जल भर देते हैं जिस भी स्रोत से उनके पास जल उपलब्ध रहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में लगभग करीब 60% जो है सिंचाई का जो स्रोत है वो ट्यूबवेल है, यानी कि ग्राउंड वाटर, और लगभग 30% के आसपास कैनाल वाटर से सिंचाई होती है और बाकी 10% में जो टैंक इरिगेशन या तालाब या और अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है। तो इसमें ये देखने में आया है कि कैनाल से जल उपलब्ध होता है तो, और ट्यूबवेल से जल उपलब्ध होता है तो किसान भाई सिर्फ एक वाइल्ड फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन ये लगाते हैं, थाला बना करके वो खेती करते हैं, मतलब यानी कि हम पानी देते हैं। हाँ, खुला पानी देते हैं। और उसमें भी गेहूं में जैसे कि उन्होंने फरो इसमें बॉर्डर में लगा दिया, फरो में लगा दिया, इस तरह से कुछ कर रहे हैं। सब्जियों में रिज और फरो मेथड में सिंचाई करते हैं, लेकिन इनकी दक्षता बहुत कम होती है और सकल दक्षता लगभग 30 से 35% ही आंकी गई है। लेकिन तो जो नई विधियां जो सिंचाई की आई हैं, जिसमें स्प्रिंकलर है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, रेन गन है और ड्रिप इरिगेशन है, कई तरीके के ड्रिप इरिगेशन के कई वेरिएंट्स हैं, इनमें जो सिंचाई की दक्षता है बहुत ज्यादा है। स्प्रिंकलर वगैरह में 75% तक और ड्रिप वगैरह में करीब 80 से 85% तक दक्षता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे देश हैं संसार के जो इन्हीं सिंचाई के माध्यमों से बहुत कम जल के प्रयोग से बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं। तो अब हमारा भी मतलब रुझान है, हमारा मतलब लक्ष्य भी है वही कि हम सब भी उसी तरीके की उन्नत सिंचाई विधियों के प्रयोग से कम पानी में अच्छी उपज हासिल करें और अपनी खेती की जो हम कह सकते हैं कि और उन्नति हम यहाँ पर करें, क्योंकि जब हम कम पानी को इस्तेमाल करेंगे तो जल तो बचेगा ही, साथ ही साथ हमारा जो है खर्च भी कम आएगा, लागत भी हमें कम ही लगानी पड़ेगी यहाँ पर। और किस तरह से ये फायदेमंद हो सकती है योजना हमारे किसानों के लिए, आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कई मजा ये देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और गन्ना फसल प्रबंधन पर। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर अपने सवाल पूछ सकते हैं जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ के राजगढ़ से, हमें कॉल किया है डाल सिंह जी ने। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी ये सिंचाई योजना के तहत सवाल किया मैंने से। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? जी उसमें अनुदान वगैरह चल रहा है क्या? जैसे कि डीजल मशीन किसानों को मिलता है प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो स्कीम चल रहा है क्या? क्या कहेंगे डॉक्टर मिश्रा आप? देखिए, इस योजना के तहत सिंचाई के साधनों के लिए आपको अनुदान मिलता है और इसके लिए आपको जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर अथवा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। और यदि ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो PMKSY की आधिकारिक वेबसाइट है उस पे जा सकते हैं, अथवा जो प्रदेशों में भी प्रदेश सरकारों ने भी अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अनुदान के लिए। और जैसा अभी हम बता रहे थे आपको कि आपको अपने आधार कार्ड और परिचय पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उनके यहाँ बेनिफिशियरी का चयन जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पर होता है और आप भी लाइन में लग जाएंगे तो जब आपका नंबर आएगा तो आपको जरूर इसकी सुविधा मिलेगी। जो सब्सिडी है आपको भी अवश्य मिलेगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको किसानों को भी कि महाराष्ट्र के किसान इस सुविधा का लाभ लेने में सबसे अग्रणी हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ के किसानों का नंबर आता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये किसान भाई छत्तीसगढ़ से ही कॉल कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो बहुत जागरूक किसान है, लेकिन अन्य प्रदेश के किसान भी आगे आए तो इस योजना का पूरा जो क्षेत्रवार जो ये है विस्तार है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर लीजिए और अगर आवश्यकता पड़े तो आप उन दोनों अधिकारियों के ऑफिस में भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको किस तरह से अनुदान राशि प्राप्त करनी है, कहाँ संपर्क करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से जितेंद्र जी ने हमें कॉल किया है। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मैं सिंचाई योजना के बारे में जानकारी चाहता हूँ और उसमें मिलने वाले अनुदान के बारे में जानना चाहता हूँ। जी हमारे पिछले कॉलर का भी यही सवाल था डॉक्टर मिश्रा, अनुदान राशि के बारे में हमारे किसानों को जानकारी चाहिए, क्या कहेंगे आप? दोबारा से बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि लगभग 5 हेक्टेयर तक की एक लिमिट बनाई गई है कि जिसमें एक किसान को 5 हेक्टेयर तक की खेती के ऊपर उन्नत सिंचाई प्रविधि को लगाने के लिए जो सिंचाई का जो संसाधन है यानी कि ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम पूरा, उसके लिए लगभग 90% तक का अनुदान आपको दे है। जिसमें कि ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि सेंट्रल करीब 60% वहन करता है या, क्योंकि उसमें कई चीजें हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए जो कॉस्ट होगी वो लगभग 25% ज़्यादा होती है जो प्लेन एरिया के लिए। लेकिन जिन स्टेट्स में जो है ड्रिप इरिगेशन पहले से प्रचलित है वहां पे थोड़ा कम, जहां पे अभी नया शुरू हो रहा है वहां पे लगभग 15% ज्यादा अनुदान की राशि बढ़ा के दी जाती है। तो आप जो है उत्तर प्रदेश की भी एक वेबसाइट बनी हुई है, उस वेबसाइट के प्रयोग से और आप अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और खेत की जमाबंदी वाली जो कागजात हैं उनका इस्तेमाल करें। बैंक अकाउंट और पासबुक की वहाँ पे जरूरत पड़ती है और आपका मोबाइल नंबर, तो इन सब को लेकर के आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर दीजिए। और यदि आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लगाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पास जाएंगे। और अगर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में आपको फील्ड क्रॉप्स में लगाना है, जैसे कि अभी चर्चा हो रही है गन्ने के ऊपर भी, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने ये भी सिद्ध कर दिया है कि गन्ने में भी ये ड्रिप इरिगेशन सिंचाई का प्रयोग किया जा सकता है। तो लगभग सभी फसलों में, क्या सब्जियां, क्या फील्ड क्रॉप्स, क्या गन्ना या क्या और प्लांटेशन क्रॉप, सभी में इस तरह की उन्नत सिंचाई विधियां बहुत सार्थक और बहुत प्रभावी पाई गई हैं। तो आप कोई भी खेती करते हो, लेकिन अब जो है समय आ गया है कि सिंचाई की उन्नत प्रविधियों को अपनाएं, जिससे बहुत तरीके की बचत होने की संभावनाएं हैं। यानी कि आपको एक तो यील्ड में वृद्धि तो होगी ही, पानी की बचत होगी ही,
और लेबर कॉस्ट में भी काफी बचत है, लगभग 30 से 40%। तो लेबर कॉस्ट आपकी बच जाती है, जिसमें कि आपको आदमी नहीं लगाना पड़ता है, आपने बटन दबाया और आपके यहाँ सिंचाई हो गई। हाँ, या ये ध्यान देने की जरूरत है कि कितने समय तक के लिए सिस्टम को ऑपरेट करना है, उसके लिए थोड़ी सी वैज्ञानिक सोच और जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि समय और स्थान और भूमि की बनावट, इन सब के आधार पर आपकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है और उसमें वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर सरकार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कदम उठा रही है हमारे किसानों की मदद के लिए, सहूलियत के लिए। इस योजना को भी इसी उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि हमारे किसानों को यहाँ पर जल की कमी के कारण किसी भी तरह की समस्या ना आए। ऐसे में अगर वो इन पद्धतियों को अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर कम जल में वो अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। कई तरह के फायदे यहाँ पर और हमारे किसानों को मिल सकते हैं। इस पर हमारी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार सुंदरलाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? आप अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए, हमसे सवाल पूछिए। मैडम, मैं कह रहा था कि जो प्रधानमंत्री जी, हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं ये कह रहा था कि जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत अनुदान मिलता है, उसके बारे में मतलब कितना अनुदान मिलता है लगभग? जी, अच्छा, कितना अनुदान यहाँ पर मिलता है? मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अनुदान मिलता है। हाँ, देखिए ऐसा है, अगर अनुदान की बात करें तो लगभग 90% तक अनुदान है और कई स्टेट्स में तो वो 100% भी है। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे 100% अनुदान है, और मैं समझता हूँ कि बाकी सभी स्टेट्स ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि स्टेट और गवर्नमेंट और सेंट्रल का शेयर मिला करके किसान को लगभग एक तरीके से पूरी सब्सिडी प्राप्त हो जाती है। अब अगर जैसे एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की कॉस्ट के हम बात करें, एक साधारण इलाके में अगर 12 मीटर बाई 12 मीटर का कोई एक मान लीजिए कि हॉर्टिकल्चर का प्लांटेशन है तो करीब 21,000 के आसपास उसकी कॉस्ट आती है सिस्टम की। और अगर घना हम करते जाते हैं लगभग 1.2 से 0.6 मीटर के ये इसके कोई क्रॉप ऐसी लगाते हैं तो लगभग 1,20,000-21,000 रुपए की प्रति हेक्टेयर इसकी सिस्टम की कॉस्ट आती है। आप जैसे सिस्टम एक हेक्टेयर के बजाय 2 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर की तरफ जाता है तो कॉस्ट उस रेशियो में नहीं बढ़ती है जिस रेशियो में, क्योंकि कुछ चीजें बड़ी कॉमन हो जाती हैं और बाकी लेटरल और मेन पाइपलाइन का खर्चा थोड़ा सा ही बढ़ता है। तो लगभग अगर 5 हेक्टेयर का कोई एक फील्ड है, किसान है और 1.2 से लेके 0.6 मीटर के उस पे कोई फसल लगा रहा है तो लगभग 5,42,000 रुपए के आसपास उसकी कॉस्ट होती है, लेकिन आपको पूर्ण सब्सिडी प्राप्त हो जाती है। जी, तो पूर्ण सब्सिडी आपको यहाँ से प्राप्त हो सकती है, पर आपको अब इस योजना से जुड़ना जरूर होगा। एक बात और एक और बात बताना है इसमें। जी बताएं। कि किसी भी किसान को एक बार अनुदान मिल जाता है तो फिर अगली बार अनुदान प्राप्त करने के लिए उसे 7 साल का इंतजार करना पड़ता है जी। बाकी की जैसे कि हम बहुत सारे सभी किसानों को अनुदान दे सके, तो इसमें ये खास बात है। और 5 हेक्टेयर तक जानकारी है, और इसको आप जरूर ध्यान हमारे बहुत सारे किसान भाई जो है इसी रेंज में आते हैं, बल्कि बहुत से किसान भाइयों के पास इससे कम जमीन ही होती है। जी बिल्कुल, तो आपको इस बात का जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा मैडम वो गन्ने की मोटाई नहीं हो रही। गन्ने की जो फसल है, उपज जो है उसमें मोटाई कम रह रही है, तो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो डॉक्टर शुक्ला क्या कहेंगे इस संदर्भ में, किस वजह से हो सकती है ये समस्या? देखिए 2-3 कारण हो सकते हैं जो गन्ने की मोटाई नहीं बढ़ती है। तो जी पहली बात तो ये जानना चाहेंगे वैरायटी कौन है आपकी? क्या आप आवाज सुन रहे हैं? वैरायटी बता सकते हैं? पता है कौन सी किस्म लगाई है रामाधर जी आपने? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है डॉक्टर शुक्ला। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो गन्ने की मोटाई 2-3 चीजों पर निर्भर करती है। पहली बात तो ये है कि जो गन्ने की प्रजाति क्या है। कुछ गन्ने की प्रजाति मध्यम होती है, कुछ मोटी भी होती है, कुछ थोड़ा पतली भी होती है। और दूसरी चीज ये है कि इन्होंने दूरी कितनी रखी है बुआई के समय।
अगर बुआई के समय दूरी इन्होंने किसी भी प्रकार से 3 फीट से कम रखी है तो गन्ना पतला हो जाता है जी। और हो सकता है उसमें किल्ले ज्यादा निकले लेकिन गन्ना पतला हो जाता है। उसके बाद ये देखना है कि जो जमीन में इनके फास्फोरस की कमी तो नहीं है, जो फास्फोरस है तो गन्ने के साथ अधिकतर होता क्या है, लोग यूरिया ज्यादा प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन जो देते हैं, तो अगर फास्फोरस और पोटास जो दो पोषक तत्व हैं इनका भी बैलेंस संतुलित रूप से प्रयोग किया जाए। और अगर किसान भाइयों के मैं सबको बताना चाहता हूं कि क्योंकि आजकल धीरे धीरे सूक्ष्म तत्वों की कमी आ रही है, तो अगर ये किसी भी प्रकार से जैविक खाद या गोबर की खाद या प्रेस मड नहीं किसी प्रकार से उपलब्ध हो रही है, तो अगर हरी खाद मतलब किसी भी प्रकार से जैविक खाद किसी न किसी रूप से होनी चाहिए, और नहीं तो चाहे फसल अवशेष जो होते हैं उनका भी पुनर्चक्रण किया जा सकता है जी। उसके साथ अगर बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन संतुलित उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो गन्ने की मोटाई अवश्य बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, न पौधे से पौधे में, न कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी किसी भी प्रकार से 3 फीट से कम न हो पंक्ति से पंक्ति की दूरी। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो भी कम से कम अगर 45 सेंटीमीटर हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मोटाई होगी, गन्ने के थान अच्छे बनेंगे ये इसके लिए जी। तो ये कई कारण है जिसकी वजह से आपको जो ये समस्या है आपके सामने आ रही है। तो अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से इस संदर्भ में जानकारी दे दी है और ऐसी ही अहम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और गन्ना फसल प्रबंधन पर। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठाइए और आप अपने जो भी सवाल हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान हमारे विशेषज्ञों से जान सकते हैं। आइए फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, गन्ने के बारे में जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर शुक्ला का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपने जिक्र किया कि इस मौसम में खरपतवारों का बहुत खतरा रहता है, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? हमारी सलाह यही रहेगी कि पहली बात तो ये है कि अगर किसान भाइयों ने अप्रैल, मई, जून में खरपतवार नियंत्रण किया है गन्ने के खेत में, फसल में, तो इस समय कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जमाव
के बाद 120 दिन तक, जो 4 महीने तक हमें जो फसल है उसको खरपतवार से मुक्त रखना होता है। अगर 4 महीने बीत जाते हैं तब फसल की जो वृद्धि हो जाती है इतनी कि उससे नुकसान नहीं होता है। लेकिन क्योंकि इधर समय में हो सकता है कभी कभी किसान भाई मई जून में या गुड़ाई न कर पाए हों और जिससे अच्छे किल्ले न निकले हों और उसके कारण खरपतवार में हो, तो अभी भी वो खरपतवार के लिए जो एट्राजीन जो खरपतवार नाशी है उसका 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में मिला करके अगर उसका स्प्रे करते हैं तो खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उसके लिए 2,4-D एक खरपतवार नाशी आता है जो कि 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व की जरूरत पड़ती है और 1 हेक्टेयर के लिए 1000 लीटर पानी में अगर स्प्रे कर देते हैं तो उससे जो है वो जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनका नियंत्रण हो जाता है। तो खरपतवार तो इस समय अगर गन्ने की फसल की वृद्धि अच्छी नहीं है तो खरपतवार होंगे, अगर गन्ने की फसल में किल्ले अच्छे निकले हैं तो उतनी समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि निगरानी जरूर बनाए रखें। अगर आपको खरपतवार नजर आ रहे हैं तो उनका नियंत्रण आप जरूर कर लें। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के संबल से हमें कॉल किया है मोहम्मद हसन जी ने, जान लेते हैं क्या उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी पूछे अपना सवाल। जी मेरा सवाल है साहब, मैंने गन्ने की 0238 वैरायटी बोई है लगाई है। जी मैंने गन्ने की। आप अपने टीवी पर ध्यान ना दें, सीधा हमसे सवाल पूछें। जी 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 0238 आपने लगाया है, क्या समस्या आ रही है? 238 गन्ना मैंने लगाया तो पैदा हुआ है। क्या समस्या आई है? समस्या 0238 मैंने लगाया, उसमें पोंगा बोइंग रोग उसमें लग गया है। रोग लग गया है, क्या कहेंगे आप? बंजर बन गया है उसके जो पोक्का बोइंग लग गया है तो इसके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि जो 0.01% वेबिस्टीन का जो है हम 1 ग्राम पर लीटर में जो है पानी के साथ 1000 लीटर पानी में मिला के साथ घोल कर स्प्रे कर दें तो उससे इसका नियंत्रण हो जाता है। और 0.02% 0.02% ब्लाइटॉक्स 50 जी जो 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से अगर 2 से 3 बार में 15 दिन के इंटरवल पर अगर छिड़काव अभी भी कर दें, जब जिस अवस्था में इनका पोक्का बोइंग उसमें आया है तो उससे नियंत्रण हो जाता है पोक्का बोइंग का जी। लेकिन ये समस्या जो 0238 की आप बता रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं इसमें रेड रॉट भी, लाल गलन रोग भी आ रहा है, तो धीरे धीरे आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेड रॉट आ रहा हो और उसके हिसाब से आपको वैरायटी को फिर रिप्लेसमेंट भी करना पड़ सकता है जी। तो अगली बार जो है ये 0238 ना लगाएं अगर ये समस्या आई है तो। जी जो अगर समस्या है तो दूसरी वैरायटी रिप्लेस कर दें जी। जी तो मोहम्मद हसन जी, आपको किस तरह से पोका बोइंग के लिए नियंत्रण करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। और अगर लाल सड़न रोग आ गया है तो आपको अगली बार जो है दूसरी किस्म का यहाँ पर चयन करने की सलाह दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर मिश्रा का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर मिश्रा, आपने बताया कि तमाम तरह की पद्धतियां हैं जिससे अपना करके हमारे किसान पानी की बचत कर सकते हैं, कम पानी में अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। लेकिन कई हमारे किसानों का सवाल ये भी होता है कि अगर हम इन पद्धतियों को अपनाएंगे या फिर अगर ट्यूबवेल से भी खेती हम सिंचाई की बात करते हैं तो बिजली का जो है बिल बहुत ज्यादा आता है, बिजली की दरें बहुत ज्यादा हैं, जिसके चलते वो सिंचाई में थोड़े से बंध जाते हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो ये है कि यदि आप उत्तम और दक्षतापूर्ण सिंचाई की विधि का प्रयोग करने लगेंगे तो आपको बहुत कम जल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि पंपिंग कॉस्ट में बहुत बचत आपकी होगी। लगभग 30% से लेके 50% तक पंपिंग कॉस्ट में बचत होती है। दूसरे, इन माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स की एक खास बात यह है कि इनके साथ आप फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं।
तो फर्टिलाइजर में भी बहुत बचत होगी और प्रिसीजन एप्लीकेशन कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स का भी। और आगे जैसे मैंने और सारे आपको चीजें बताई थी। अब जहां तक बिजली की बचत या डीजल की बचत का सवाल है, तो अब समय आ गया है कि आप लोग सोलर की ओर चलें। अभी सोलर ऑपरेटेड पंपिंग सिस्टम्स, असिस्टेड ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, यानी कि सोलर पे ऑपरेटेड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का जमाना है, और जिसमें हमारे देश में कुसुम योजना भी लागू है, जिसमें लगभग 5 kVA के सोलर पैनल का लगभग खर्च 5 लाख रुपए आता है, जिसमें मतलब किसान को 10% अपने पास से देना पड़ता है और 90% सब्सिडी है। तो उसमें अगर आप 50,000 रुपए अपनी जेब से खर्चा कर सकते हैं, तो 5 हार्स पावर के इक्विवेलेंट जो 5 kVA जो मैं बता रहा हूँ, उसका एक सिस्टम आपको सरकार लगा के देती है और अगले 5 सालों तक उसके रख रखाव और उसके प्रचालन की पूरी जिम्मेदारी भी वहन करती है। और आपको बस इतना ख्याल करना है कि आपके जो पैनल्स हैं वो साफ सुथरे रहे, उन पे धूल धक्कड़ नहीं जमा हो, जिससे कि उनकी बिजली बनाने की दक्षता कम ना हो पाए। तो जो बिजली की यहाँ पर बढ़ती हुई दरें हमारे किसानों के लिए समस्या बनकर आ रही हैं, ऐसे में आप सौर ऊर्जा का यहाँ पर रुख कर सकते हैं। इसके लिए योजना भी चलाई जा रही है, जिससे आपको काफी मदद यहाँ पर मिल सकती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, महेश जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? महेश जी अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, अपना सवाल पूछिए। मैं बोल रहा मैम कि मेरा 3 हेक्टर जमीन है जी, और ड्रिप लेना है, तो मैंने पंजीयन करवाया। 3 हेक्टर की पूरी मिलेगी कि कम की मिलेगी? डॉक्टर मिश्रा क्या कहेंगे, 3 एकड़ का ही मिलेगा या 3 हेक्टेयर मिलेगी? जैसा पंजीयन करवाया तो 3 हेक्टर की ड्रिप मिलेगी कि 1 हेक्टर की? नहीं, आपको अगर 3 हेक्टेयर के लिए सैंक्शन हुआ है तो 3 ही हेक्टेयर के लिए सिस्टम मिलना चाहिए। और उसमें आपने फसल का भी विवरण दिया होगा, फसल में पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी का विवरण दिया गया होगा। तो मैं समझता हूं कि जितनी सब्सिडी, जैसे मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, जितनी सब्सिडी आपको मिलनी है लगभग 90% से लेके और कई जगह तो 100% तक भी सब्सिडी उपलब्ध है, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको सैंक्शन हुआ है। इसमें कम होने का कोई सवाल नहीं उठता है। जी बिल्कुल। तो महेश जी, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर शुक्ला का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर शुक्ला, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आधुनिक पद्धतियों की, तो गन्ने में कितनी कारगर है? डॉक्टर मिश्रा ने तो कहा था कि हमारे किसान अपना सकते हैं, इसमें कितनी कारगर है आधुनिक पद्धतियां? और अगर हम अभी के समय में जल प्रबंधन की बात करें तो किस तरह की सलाह आपकी रहेगी हमारे किसानों के लिए? किसानों के लिए जल प्रबंधन की जो डॉक्टर मिश्रा बता रहे थे, अगर जो ड्रिप इरिगेशन है, जो ड्रिप पद्धति बहुत अच्छी है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गन्ने में ही ड्रिप है। अगर हार्टिकल्चर क्रॉप्स के बाद अगर फील्ड क्रॉप्स में कहें तो महाराष्ट्र में गन्ने में ड्रिप बहुत अच्छी चल रही है। और उससे क्या होता है कि जो सरफेस ड्रिप किसान लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सरफेस ड्रिप में महाराष्ट्र में 4 फीट से 5 फीट पर गन्ना बोते हैं, तो उसमें सरफेस ड्रिप काम करती है। और हमने तो देखा भी है कि इवन जो अंता फसल भी लेते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और नहीं तो जो पेयर्ड मेथड से, जो पेयर्ड विधि से गन्ना लगा देते हैं, उसमें 2 नाली के बीच में एक ड्रिप की लाइन होती है और उससे काम चल जाता है, तो उससे काफी बचत भी हो जाती है। तो ये किसान भाई जो बात कर रहे थे बहुत अच्छी बात है और 90% तक लगभग सब्सिडी मिल जाती है। और आगे के समय में देख रहे होंगे कि आप चाहे महाराष्ट्र है या कर्नाटक है, हम लोग तो यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, इवन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सभी जगह, इवन पश्चिम उत्तर प्रदेश भी देखिए धीरे धीरे पानी की कमी सिंचाई के लिए बहुत हो रही है। और गन्ने को तो कहा जाता है कि गन्ने में बहुत ज्यादा पानी लगता है, हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि, लेकिन ये जरूर है कि अगर ड्रिप इरिगेशन या ये विधि अपनाई जाती है तो गन्ने में तो बहुत फायदा होगा और किसान उससे अपना जो क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, इसी पानी से और कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ये अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ड्रिप इरिगेशन अगर आप गन्ने की फसल में अपना लेते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए हमारी सरकार के जितने भी कदम हैं आपके फायदे के लिए ही उठाए जा रहे हैं और इनकी जानकारियां आपके पास होना बहुत जरूरी है और इसी सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और गन्ना फसल प्रबंधन पर। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि सब जो समय है काफी कम रह गया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश से हमारे साथ संजय जी फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम जी सवाल ये है, हमारे जो गन्ना में है वो अमेरिकन सुंडी का प्रकोप ज्यादा है जी, तो उसके लिए दवाई पूछें। जी डॉक्टर शुक्ला क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये जो आपकी सफेद सूड़ी है इसके लिए अगर फिप्रोनिल दवा आती है 40% की और इम्डाक्लोपिड जो 40% का जो है ये 500 ग्राम 1200 लीटर पानी में दोनों दवा मिला करके इसका स्प्रे कर सकते हैं, इससे नियंत्रण हो जाएगा। तो और इसके अलावा जो इस समय कीड़ों में है तो वो बोरस ही अधिक होते हैं, इसलिए ये सफेद सूड़ी के अलावा तो बोरस के लिए अगर है तो कोराजन जो दवा आती है क्लोरेंट्रिनिप्रोल ये 18.5% है, जिसकी कि 500 से 625 मिलीलीटर 1200 लीटर पानी में मिला करके अगर किसान भाई छिड़क देते हैं तो इससे दीमक का और सभी बोरस का और जो भी कीड़े होते हैं उनका नियंत्रण हो जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत इस समय है और ये बहुत अच्छा सवाल था, जिससे कि इससे जो है इस समय अगर कुछ प्रजातियां हैं जिसमें कि कीड़े का प्रकोप हो सकता है जी, तो इसलिए उससे नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे कि आगे बढ़वार अच्छी होगी और किसान को अच्छी उपज मिलेगी उसकी गन्ने की। जी बिल्कुल। तो इस तरह से तो कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर शुक्ला आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत में आपने जिक्र किया था कि इस समय गन्नों को बांध के रखने की बहुत जरूरत होती है, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? बांधने की वो सबसे अधिक जो बात कर रहे थे कि एक तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ ये अवश्य बताना चाहूंगा कि गन्ने की बुआई इस समय नाली विधि से ही करें किसान भाई, क्योंकि नाली विधि से जो ट्रेंच मेथड है उससे गन्ना गिरता नहीं है ज्यादा। तो गन्ने की गिरने की जब समस्या नहीं रहेगी नाली विधि से तो बांधने की उतनी दिक्कत भी नहीं आएगी और गन्ना गिरेगा नहीं जी। और दूसरी बात यह कि अगर गन्ने की वृद्धि अच्छी है और कभी कभी शरतकालीन गन्ने की वृद्धि बहुत अच्छी होती है तो जब 1.5 मीटर से ऊपर
की जो हाइट हो उस पर ही गन्ने को बांधें, 1.5 मीटर से नीचे न बांधें। तो जब अगर इस समय देखते हैं किसान भाई जिसमें जैसे कि शरदकालीन गन्ना है, अगर पिछले अक्टूबर का बोया हुआ और उसकी वृद्धि अच्छी है, तो 1.5 मीटर से ऊपर पर वो बधाई कर सकते हैं। पहले गन्ने को नीचे ही बांधना चाहिए, लेकिन 1.5 मीटर से ऊपर बांधे, और बाद में जब गन्ने की और वृद्धि हो जाती है तब वो 2 पंक्तियों में क्रिस क्रॉस विधि से बधाई करनी चाहिए, जिससे कि गन्ना फिर गिरता नहीं है। तो पहले ऐसे जो गन्ने के थान है क्लम्स को 1.5 मीटर के ऊपर ही वो बांध सकते हैं अगर लग रहा है कि अभी गन्ना गिर सकता है तो, क्योंकि कभी कभी जल निकास की समस्या रहती है और उसमें गन्ना अगर 1-2 दिन पानी भर गया तो गिर सकता है, इससे किसान उसको बधाई कर सकते हैं। और ये समय पर आप अगस्त सितंबर के महीने में बधाई की जा सकती है, कर सकते हैं हमारे किसान, बिल्कुल। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर मिश्रा का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हमारे किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचा सकती है, कैसे पानी की बचत कर सकते हैं, कम पानी में अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, और किस तरह के इसमें प्रावधान दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, इस योजना में जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का जो रोल रहा है उसमें करीब 99 मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स उनको पूर्ण करना, मतलब जो हमें सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए जो एजेंसी है, जो पहले भी बांध बना करके और नहरें बना करके पूरे देश में सिंचाई का जल उन्होंने पहुंचाया है, उन्हें त्वरित रूप से इन परियोजनाओं को संपूर्ण करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज का जो प्रोग्राम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का था, जिसमें मनरेगा के माध्यम से तालाब खोदना और वर्षा जल संग्रहण करना, और वर्षा जल संग्रहण करने के माध्यम से भूजल रिचार्ज करना, जैसा मैं पहले प्रोग्राम में बता चुका हूं कि भूजल से लगभग 60% हो गया है सिंचाई का जो हमारा जो सिंचाई जो की जाती है भूजल से मैक्सिमम हो रही है। तो उसमें रिचार्ज नहीं होने से बहुत तेजी से वाटर टेबल ड्रॉप हुआ है, जबकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक नक्शा बनाया है जिसमें करीब 139 ब्लॉक हमारे देश के ऐसे हैं जो बिल्कुल डार्क जोन में जा चुके हैं। तो हमें धरती से जल निकालने के लिए ये आवश्यक है कि पहले हम रिचार्ज के लिए व्यवस्था करें। जो तालाब, जो गांव के तालाब या खेत तालाब और जिस तरीके के तालाब थे जिनके तरफ लोगों का रुझान खत्म हो गया था, उनको पुनर्जीवित करना, पुनर्नवीनीकरण करना और जहां से भी हो सके जल संचयन करना, ये भी एक कंपोनेंट हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है। और इसमें भी अनुदान की राशि का प्रावधान किया गया है। अगर किसान भाई खेत तालाब बनाना चाहते हैं तो लगभग एक 15 मीटर बाई 20 मीटर बाई 3.5 मीटर के तालाब के लिए लगभग 50 या 52,500 रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है। और यदि लाइनिंग भी करना चाहते हैं तो 300 माइक्रोन की HDPE की कोई अगर एक फिल्म की लाइनिंग करना चाहते हैं तो उस पे 75,000 रुपए की राशि का अनुदान का प्रावधान है। जी, तो हमारे किसानों को देखिए इस तरह की यहाँ पर भी सहूलियत दी जा रही है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर शुक्ला का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर शुक्ला, अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, अंतर फसलीकरण की आप बात कर रहे हैं गन्ने के साथ, तो कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं हमारे किसान, इस पर क्या जानकारी देंगे आप? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना आने वाला है। आगे किसान जो भाई जो है, जो शरद काल में और शरद काल में जो अभी तक पाया गया है कि जैसे आलू की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है, गन्ने के साथ राजमा लिया जा सकता है, सरसों लिया जा सकता है। इवन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना और गेहूं भी बहुत प्रचलित है, क्योंकि पहले किसान भाई गेहूं के बाद गन्ने की बुआई करते थे तो उसमें गन्ने की उपज कम हो जाती थी, जो बावक गन्ने की फसल है। लेकिन अगर गन्ना और गेहूं साथ में ले लेते हैं, भले वो बुआई नवंबर में करें, दिसंबर में करें, तो भी गन्ने की भी उपज बढ़ाई जा सकती है और गेहूं की भी अच्छी उपज ली जा सकती है, उसकी अच्छी उपज मिल जाती है। तो ये फसलें इसके लिए अच्छी हैं। और मूंग और उड़द और ये लोबिया ये ले सकते हैं, उसमें जो बाद में फरवरी मार्च में जो बसंतकालीन गन्ना है उसके साथ। जी बिल्कुल, तो ये तमाम फसलें हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम फसलें हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं। गन्ने के साथ आप इनकी बुआई कर सकते हैं, आपकी आमदनी भी अच्छी होगी, आपको एक समय पर 2-2 फसलों की उपज यहाँ पर अच्छे से मिल पाएगी। बिल्कुल डॉक्टर शुक्ला, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद। और साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आप जुड़े हमारे साथ, आपने इस योजना के संदर्भ में अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और गन्ना फसल प्रबंधन के बारे में। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे खीरे, लौकी, तोरी, करेले में समसामयिक कार्यों के बारे में, और साथ ही साथ हम यहाँ पर जानकारी देंगे आपको सोयाबीन फसल में समसामयिक कार्यों की। तो इन फसलों में किस तरह से समसामयिक कार्य आप कर सकते हैं, इसके संदर्भ में हमारे अगले कार्यक्रम में चर्चा होगी। और आप कोई सवाल पहले ही पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए हमें, हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, और वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, एक विशेष जानकारी भी दे देते हैं आपको कि हमारा यह कार्यक्रम आप किसी भी समय देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, अपने मोबाइल फोन पर ही आप हेलो किसान कार्यक्रम देख सकते हैं और खेती किसानी से संबंधित अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में मुलाकात करेंगे नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। की क्षिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दो। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।